अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 3 रोज बाद रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मौसम गर्मा की तातीलात के बाद नए अदालती साल के आगाज पर मुनक़िदा सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए अपनी मयाद को लेकर बहुत सी अहम बातें कहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुकद्दमात का बोझ बढ़ जाने और ज़ेर इल्तिवा मुकद्दमात में खातिर खा कमी न लाने का एतराफ़ करते हुए कहा कि आइनी इशूज़ में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया, जिससे अदालती कार्रवाई भी मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि वो वाक़यात दोहराना नहीं चाहते, दरगुजर करना चाहते हैं। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस के फैसले का हिस्सा बनाए हैं। उन्होंने कहा हो सकता है ये उनका आखिरी खिताब हो। उन्होंने नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तारीफ करते हुए उन्हें काबिल तारीफ शख्सियत करार दिया और कहा कि हमारा नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन जहां आज़ाद दिमाग मौजूद हो वहां इख्तिलाफ होता रहता है। चेयरमैन PTI को गुड टू सी यू कहने की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके गुड टू सी यू वाले जुमले को गलत रंग दिया गया। वो हर किसी को गुड टू सी यू कहते हैं। उन्होंने 1 साला कारकर्दगी का मुख्तसर जायजा पेश करते हुए कहा कि मेरी बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकद्दमात निपटाए हैं। उनका कहना था कि इससे कबल 1 साल में निपटाए गए मुकद्दमात की ज्यादा से ज्यादा तादाद 18,000 थी। उन्होंने 13 से 16 घंटों तक काम किया। ये भी कहा कि मेरी कोशिश थी कि ज़ेर इल्तिवा मुकद्दमात 50,000 से कम हो सकें, लेकिन ज़ेर इल्तिवा मुकद्दमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और यह भी कहा कि तमाम साथी जजेस का उनके साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पैनल में हैं हसन निसार, अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। तारीख में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बतौर मुंसिफ किस तरह याद रखा जाएगा? हसन निसार साहब, खुद चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि आइनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया, जिससे कार्रवाई मुतासिर हुई। क्या उलझाया गया या आइनी इशूज़ में दखल दिया गया? उनका दौर किस तरह याद रखा जाएगा? देखें, बात सुने। हम तो वो लोग हैं, कैसी कौम है या नहीं है मुझे नहीं पता। एक ऐसा हजूम है जिनके अजानों के औकात हालांकि 30-30 सेकंड का फ़र्क भी नहीं होता, उस पर भी इत्तेफाक नहीं, ईदैन पे इत्तेफाक नहीं। और ये जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, इज़्ज़त माब, ये कौन से जस्टिस कोई रुस्तम कियानी हैं या कर्नेलियस हैं? जिन्हें रास आएगा वो पास कर देंगे इन्हें, जिन्हें नापसंद होंगे वो इनको नापसंदी किए चले जाएंगे। मेरिट याद रखें आप, बहुत चुपती हुई बात है। हमारी अशराफिया तो वैसे ही बदमाशिया है। मेरिट ना अशराफिया में है ना आवाम में है। जज्बात, जहालत, जो सूटेबिलिटी, इसकी बुनियाद पे फैसले होते हैं, मेरिट पे तो नहीं। वो तो है ही नहीं, वो तो किस्सा ही नहीं है इस सोसाइटी में कि अपने खिलाफ भी फैसला हो, मेरिट पे हो, बंदा कहे जी ठीक है, फाइन, एक्सेप्टेबल। ये ग्रेस है ही नहीं। चल, जिनके हक में फैसला होगा इत्तेफाक होना है। ठीक है, हाँ ठीक है जी, अपने अपने तौर पर याद रखा जाएगा, लेकिन जाहिर बात है तारीख भी लिखती है हर मुंसिफ को। शहजाद साहब, पाकिस्तान के कई साबिक चीफ जस्टिस मयाद के दौरान भी तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर हों, इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, ये हालिया मिसालें मौजूद हैं। तारीख खुद रिकॉर्ड करती है हर चीज़ को। मगर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब पर जो तनकीद रही, उनका कंडक्ट, ख़ानदान की सियासी वाबस्तगी या फिर मीडिया के साथ जलसे जुलूसों में जो कंडक्ट नज़र आता रहा, उनके फैसलों और रिमार्क्स का अमल दखल भी कुछ बातों को तय करेगा। अच्छा, एक तो अमूमी हमारा इंसाफ का निज़ाम है जिसके ऊपर हम सब बहुत तनकीद करते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और बहुत कमज़ोर है, उसको बेहतर होने की ज़रूरत है। आम आदमी तक इंसाफ पहुंचना चाहिए। ये तो वो उसूल हैं जिसके ऊपर हम बिल्कुल कोई तरक्की आगे नहीं कर पाए हैं। तो ये इनको एक साइड पे छोड़ते हुए, जहाँ तक बंदयाल साहब का या चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, मैं उनको 2 तरीक़ों से उनको ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। एक, बहैसियत इंसान, जो मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना वो बहैसियत मुंसिफ। गो कि आपका सवाल मुंसिफ के बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इंसान का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है ना, वो ये होता है कि क्या वो अपने यकीन पे खड़ा है बावजूद उतनी मुखालफतों के जो कि उसको देखनी पड़ रही हैं। फ़ज़ा, हवा उसके मुखालिफ, ताकतवर कुव्वतें उसके मुखालिफ, मीडिया के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें उसके मुखालिफ, फैमिली, उसके ख़ानदान को मुलव्वस करते हुए वो प्रेशर डाला गया, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन जिसने उसके इख्तियार को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया।
एक एजीपी या एक मिनिस्टर फॉर लॉ जो है वो रोज के रोज कोई एक नई देता है, तशरीह देता है, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस कमजोर नजर आता है। उसके अपने बेंच के अंदर कमजोरी, वो बेंच ऐसा जिसके उसके अंदर तोड़ आ गया। तो इस किस्म का चीफ जस्टिस अगर एंड तक, और मैं इसलिए भी ये बात करता हूं कि जब इमरान खान ने अपनी असेंबलीज को डिसॉल्व करने की कोशिश की और स्पीकर ने किया, वो यही चीफ जस्टिस खड़ा हुआ जिसने कहा कि ये गलत है और ये गैर आईनी है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी उस वक्त तक फाइल हो चुका था एक आइन की बुनियाद पे। फिर उसके बाद अगर ये भी कहा जाए कि जो मुक़्तदरात क़ुव्वतें थी उनकी वजह से कुछ असर रसूख था, ये फैसले किए गए, तो अब भी पिछले 1.5 साल के अंदर भी तो मुख्तलिफ क़ुव्वतें ऐसी थीं जो कि शायद उनसे कुछ मुख्तलिफ फैसलों की ख्वाहिश रखती होंगी, उसके बावजूद वो अपने तौर पर खड़े रहे। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि बहैसियत इंसान मैंने उसको बेहतर और मजबूत इंसान पाया। उसने अपने नर्व्स पे काबू रखा, अपने बिट्स पे काबू रखा, इन तमाम मुखालिफतों के बावजूद अपनी जगह के ऊपर खड़ा रही, झुका नहीं और डटा रहा। अपने यकीन, हम उसके यकीन से डिसएग्री कर सकते हैं, हम मुकम्मल तौर पर डिसएग्री कर सकते हैं। मेरी अपनी भी कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि उनको ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतनी पोलराइजेशन का जहां माहौल हो उसके अंदर इस किस्म की चीजें। मुनसिफ के तौर पर मुनसिफ उतना ही काबिल होगा, ऐसे ही जैसे क्रिकेट का कप्तान जितनी कि उसकी टीम काबिल होगी, या उसके साथ मिलकर चलना चाहिए। मेंबरान तो बहुत काबिल हैं सबके सब, लेकिन अगर टीम ही ये कह दे कि नहीं, मैंने नहीं करने देना, मैंने कुछ नहीं होने देना, मैंने ये काम ऐसे नहीं करना, तो वो फिर चाहे जितना बड़ा मर्जी कप्तान हो जाए, टीम उसकी मैदान में हार ही जाती है, जो कि बदकिस्मती से आपको मुनसिफ के तौर पे ये कमजोरी नजर आती है। साथ ही साथ दो कमजोरियां जो आपको देखने में मिलती हैं। क्या वजह है कि बंदियाल साहब अपनी टीम के अंदर इत्तेहाद नहीं रख सके? रखा जाना चाहिए था। इंटेलेक्ट का ये आलम हो कि आप चीफ जस्टिस के ओहदे और पाकिस्तान के ओहदे पे हैं और आप अपने 15-16 साथियों को साथ इकट्ठा ना कर सके, चाहिए जाए कि आप बेंच को तकसीम की तरफ माइल कर दें। एक और चीज याद रखें, जहां अमल होगा वहां रद्द अमल होगा, और अमल और रद्द अमल के इस जोर के अंदर चाहे ना चाहते हो, मैं आमतौर पर हंस के कहता हूं कि यार मैं तो बहुत बड़ा नाकिद हुआ करता था पीटीआई के दौर का और उनकी हुकूमत का, गवर्नेंस का, लेकिन इस प्रोग्राम पे आके मुझे लगता है कि शायद मैं उनका हामी हूं। तो इसलिए डिपेंड करता है, ये तमाम रिलेटिव चीजें होती हैं कि रिलेटिविटी के हिसाब से आप किस साइड पे नजर आते हैं। तो मेरा हिसाब ख्याल ये है कि जब अमल होता है उसका रद्द अमल भी होता है, तो ये बेंच आपको 2 टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आया। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी मुझे कमजोरी नजर आई। ये उसको करना चाहिए था, अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करके उसको मुतहद रखना चाहिए था। और दूसरा, इंसाफ के निजाम को जो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी, वो बदकिस्मती से कोई भी चीफ जस्टिस हमारे यहाँ नहीं ला पाता। तो मैं तो इस तरीके से समझता हूँ कि चीफ जस्टिस अता बंदियाल को देखा जाए। ठीक है इफ्तिखार साहब, सवाल बुनियादी तौर पे वही, मगर मैं 2 फैसलों का हवाला रखना चाहूंगी आपके सामने। एक तो कासिम सूरी की रूलिंग जो कल अदम हुई, दूसरा आर्टिकल 63 की जो नई तशरीह हुई। उस बात पर बात करते हुए इन दोनों फैसलों में से तारीख किसे ज़्यादा याद रखेगी? 63A की जो डेफिनेशन इन्होंने की, क्योंकि कासिम सूरी वाली तो बिल्कुल वाज़ेह बात थी ना, जैसा कि अभी बता रहे थे शहजाद साहब। 63A का तो कोई आइनी कन्फ्यूजन नहीं था, वो बड़ा क्लियर से लिखा हुआ, आइन में लिखा हुआ था। आइन की नई तशरीह की इन्होंने, और उस तशरीह का फ़ायदा और नुकसान हुआ। तो शहजाद साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ हर मामले में। एक बात बिल्कुल क्लियर है, धड़े के साथ रहा और झुका नहीं और डटा रहा, धड़े के साथ। मुनसिफ अच्छा नहीं था, ये बात तो साबित हो गई आज। अब रिफॉर्म्स चीफ जस्टिस ने नहीं पाकिस्तान में करनी, रिफॉर्म्स करनी है पार्लियामेंट ने, और ये रोल प्ले कर सकता है, सीजे की तजावीज़ दे सकता है कि फ़लाने कवानीन में ऐसा कर लो। उससे रिफॉर्म्स नहीं करनी थी। जो उसके फ़ैसले हैं वो सारी उम्र याद रखे जाएंगे कि इधर दरख्वास्त आई, उसी वक्त उस दरख्वास्त को तस्लीम किया और अगले दिन उसकी समाअत शुरू कर दी। और तमाम जो तरीक़ाकार है अदालतों का, उसकी परवाह नहीं की। ऐसे ऐसे मुकदमात लिए जो मजिस्ट्रेट या नीचे अदालतों में ज़ेर बहस आने चाहिए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। वो कहते हैं मैंने 184(3) बहुत कम इस्तेमाल किया। जितना 184(3) उन्होंने इस्तेमाल किया, ये हकीकत है कि दूसरे जजेस ने भी माजी में उससे ज़्यादा किया, लेकिन इन्होंने एक ख़ास मकसद के लिए किया। ये एक तासर है, इस तासर को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता और ये रहेगा तासर। और
आखिरी दिनों में भी आज और कल और परसों मैं तो तवक्को करता हूँ इतने होशरबा किस्म के फ़ैसले करेंगे कि हम हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये फ़ैसले क्या हैं। और वो इसलिए करेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल है उसमें वो फरीक बन गए हैं और इस सियासी सूरत हाल को और ख़राब करना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर मौजूद जो खिंचाव है उसमें और इजाफा करना चाहते हैं। सोसाइटी जो दो हिस्सों में बट गई है उसको वो यकीनी बनाना चाहते हैं ये दो हिस्सों में बटी रहे और किसी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। लेकिन इनको काम बहुत सारे करने थे ना, वो नहीं किए इन्होंने। पर मैं हैरान हूँ कि जहाँ पे कानून की वायलेशन हुई उस कानून की वायलेशन को जो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ थी, ये एक फ़र्द के इंसानी हकूक़ की बात नहीं कर रहा मैं, मुल्क में इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन हुई उसकी इन्होंने कोई परवाह नहीं की। यहाँ पे रेप हुए, बच्चियों के रेप हुए, अगवा हुए, लोग गायब किए गए, लोगों को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया, उस पर कभी नहीं सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे 184(3) इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इन्होंने जो गिला किया ना, शिकवा किया कि उनको सियासी मामलात में घसीटा गया। नहीं माय लॉर्ड, आप ख़ुद सियासी मामलात में खुशी से गए, आपने ख़ुद फैसला किया। जब आपने 63A की नई डेफिनेशन की तो ये आपका अपना ख़ुद फैसला करने का एक रवैया था कि मैं हूँ। और जो आपने 90 डेज़ का खेल किया जानते हुए कि 90 डेज़ का फैसला जो है करने के लिए इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि वो इलेक्शन कब कराती है, और इलेक्शन कराने के लिए जो उसको लवाजमात हैं वो मिलेंगे तो इलेक्शन कराएगी। लेकिन आपने कहा कि नहीं, चूँकि मैं कह रहा हूँ, और आपने तो हद कर दी, आपने शेड्यूल पूरा दे दिया। ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है कि वो इलेक्शन का शेड्यूल दे दे। आप ये कह सकते थे ना कि 90 दिन की वायलेशन हुई है, ख़त्म। शेड्यूल नहीं आप दे सकते थे या आप मजबूर नहीं कर सकते थे, ये भी आपने करके देख लिया। और आपका ये कहना कि सियासी मामला में घसीटा गया, योर ऑनर, या आप खुद थे जिनको ये शौक़ था। वो क्या वजह थी? वो तल्लकात का मसला था, वो सियासी वाबस्तगियों का था, या मुतासर हो गए थे आप एक पाकिस्तान के लीडर से, उसकी सियासत से? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब सार साहब आपकी तरफ आऊँ, या सियासी सूरत हाल की बात भी, और गुज़िश्ता अगर हम इस दौर की बात करें तो तकरीबन सियासी मामलात या सियासी कशीदगी सुप्रीम कोर्ट में लैंड करती रही। आने वाले दिनों को लेकर जाहिर बात है कोई जाता है उसकी जगह कोई आता है, एक लेगेसी या चैलेंजेस आने वाले को भी दरपेश होते हैं। किस तरीके से ये दौर रखा जाएगा याद, और आने वालों के लिए क्या चैलेंजेस या लेगेसी रहेगी? सबसे ज़्यादा जो सियासी केसेस पिछले एक साल में सुने हैं वो जस्टिस एजाजुल हसन ने हैं, और दूसरे नंबर पे सियासी केसेस जिस जज ने सुने हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं। ये अभी जो डेटा आया है आज ही आया है। और तीसरे नंबर पे मुनीब अख्तर हैं। तो जो इफ्तिखार साहब ने जो कहा है ना कि वो अपने धड़े के साथ खड़े रहे हैं, ये एक चीफ जस्टिस के लिए के ऊपर फ़र्द जुर्म है कि उनको मुल्क ये कहे कि वो एक धड़े के साथ खड़े हैं और बड़े हौसले से खड़े रहें। चीफ जस्टिस हो और एक धड़े का साथ दे, ये तो फैशिज्म है, ये तो जुल्म है। ऐसा बंदा इंसाफ की कुर्सी पे बैठ ही कैसे सकता है जो जिसके बारे में ये बात मुसल्लमा हो कि वो अपने धड़े का धड़ा है उसका और उसके साथ है। दूसरी इंडाइटमेंट उनकी ये है जो उन्होंने कहा मुझे आइनी और सियासी मसाइल में उलझाया गया। आप इतने बच्चे थे कि आपको आइनी और सियासी मसलों में उलझा दिया गया और आप सबसे ज़्यादा सियासी केसेस सुनने वाले जज हो गए एक साल में। क्यों? ये दूसरी फ़र्द जुर्म है उन पे कि इतने अगर आप भोले थे और आप इस काबिल नहीं थे कि इंसाफ की चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ सकें, तो फिर आपको हक ही नहीं था उस पर बैठने का। तीसरी बात जो उनके बारे में तारीफ़ की जा रही है कि पूरा जो उनका टेन्योर है, एक साल पूरा पिछला जो है, काजी फायज ईसा साहब जो अब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उनको किसी बेंच में उन्होंने नहीं बैठने दिया, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया उन्हें। ये कैसे जज थे, कैसे चीफ जस्टिस थे, कैसे इंसान थे ये? मतलब आप ये चीज़ तो एक आम ऑफिस के सुपरडेंट से, क्लर्क से नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो अपने दफ्तर में इस तरह बिहेव करे, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ये काम करो कि अपने से बाद आने वाले चीफ जस्टिस के लिए इतनी इज्जत है उसके दिल में कि किसी बेंच में इन्होंने बैठने दिया। और उनको जिस तरह उनको और उनकी फैमिली को इन्होंने रगड़ा है, अदालत में रुलाया है जिस तरह, ये किसी अच्छे इंसान का ये शेवा होता है अपने कोलीग्स के साथ और सीनियर कोलीग्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ? अगर ऐसा है, ऐसे लोग अच्छे इंसान होते हैं तो फिर जाहिर है फिर हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है ठीक जा रहा है। ऐसे लोगों की इज्जत है हमारे मुआशरे में तो ठीक है।
और आपने जो कहा ना कि आइंदा, अब मैं ये समझता हूँ ये सवाल जो आपने किया ना, अगर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार मेरिट पे हो और जजेस के एहतसाब का कोई तरीकाकार हो, जो कि नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। जाती ताल्लुकात पे जजेस हाई कोर्ट के बनाए जाते हैं और फिर उनका एहतसाब कोई नहीं होता। तो आज हम उनके टेन्योर के आखिर में बैठ के ये बात ना कर रहे, हम ना असेस कर रहे होते उनको। हमारी क्या हैसियत है उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी को असेस करने के लिए? कोई नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं होती, फिर उसके बाद एहतसाब कोई नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर तो यही होगा जो हो रहा है। और ये आइंदा के लिए आपने कहा है, मेरी ख्वाहिश है कि अगले चीफ जस्टिस साहब जब उनका टेन्योर ख़त्म हो तो उसके आखिर में टीवी चैनल्स पे बैठे हुए तजियाकार उनके टेन्योर के मेरिट डिस्कस ना कर रहे हो। अल्लाह करे ऐसा हो। और लेकिन ये तभी होगा अगर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार मेरिट पे हो और उनका भी एहतसाब हो। ठीक है जी, रिफॉर्म्स की बात भी की गई है जिसके लिए पार्लियामेंट को भी काम करने की। इस गुफ्तगू के बाद अगले मामले की तरफ बढ़ते हैं। एक और अहम मामला, एक और अहम सवाल वो रहेगा G20 का फोरम, जहां 19 खुद मुख्तार ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन और अब अफ्रीकी यूनियन भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। G20 आलमी मईशत, बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और पायदार तरक्की के मकासद को हासिल करने का एक आलमी फोरम है। G20 ममालिक ग्रास वर्ल्ड प्रोडक्ट के 80%, आलमी तिजारत के 75%, 2/3 आलमी आबादी और दुनिया की 60% ज़मीन पर मुश्तमिल हैं। G20 की बुनियाद 1999 में आलमी माशी बहरानों के बाद रखी गई थी और 2008 के बाद से हर साल इसका इजलास होता है। मगरबी तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ साथ ग्लोबल साउथ के ममालिक भी G20 में शामिल हैं। इस साल G20 का इजलास भारत में हुआ। किसी भी बाशऊर और गैर जानिबदार पाकिस्तानी को इस बात में रत्ती बराबर शक नहीं कि पाकिस्तान आज तक अपनी सियासी और माशी सिमत का तयन ही नहीं कर सका है। यहाँ आज भी इदारों की आईनी हदूद का मसला हल नहीं हो सका। जिस अशराफिया और करप्ट हुक्मरान तबकात ने इसे दर दर का भिकारी बना दिया है। मगर भारत क्या एक आइडियल नेशनल स्टेट बन चुका है? खुद भारतीय आदादोशुमार के मुताबिक आज भी भारत में 80 करोड़ अफराद 2 वक्त की रोटी के लिए हुकूमत के मोहताज हैं। 20 करोड़ से ज्यादा दलित आबादी इंसानियत के बुनियादी मयार से नीचे जिंदगी गुजार रही है। सिर्फ 2019 में 32,000 से जायद औरतों का रेप हुआ। औसतन रोजाना 10 दलित औरतों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आलमी मीडिया के मुताबिक 19 करोड़ भारतीय मुसलमानों पर मोदी दौर में अरसा हयात तंग कर दिया गया है। मोदी दौर में गाय कुशी के नाम पर हिंदी बेल्ट में मुसलमानों पर हमले मामूल बन चुके हैं। 24 मुसलमान गाय का गोश्त रखने के बायस कत्ल कर दिए गए। महाराष्ट्र की ट्रेन में 3 मुसलमानों को चेहरे पर दाढ़ी के बायस कत्ल कर दिया गया। हरियाणा में हालिया मुस्लिम कुश फसादात, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर दंगे। मणिपुर में ईसाई कुश फसादात में सरे आम रेप की वीडियोस पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। तमिलनाडु के वजीर जात पात पर मबनी भारतीय समाजी निज़ाम को कोविड, मलेरिया और डेंगू करार दे रहे हैं। भारतीय पंजाब में हाल ही में खालिस्तानी तहरीक के पेश नज़र पंजाब कई दिन तक एक जंगी रियासत का नज़ारा पेश करता रहा है। माशी तरक्की के नाम पर मोदी के हामी और एशिया के करप्ट तरीन सरमायाकार गौतम अडानी के नवाजने के इल्जामात खुद गैर जानिबदार भारतीय मीडिया लगा रहा है। इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इसका नाम इंडिया की बजाय भारत रखने पर काम शुरू हो चुका है। भारतीय लोकसभा को मोदी की जमात ने अपाहज बनाकर रख दिया है, जहां ऑपोजिशन अरकान को बोलने ही नहीं दिया जाता। मीडिया की आज़ादी का हाल यह है कि खुद भारतीय गैर जानिबदार हल्के भारतीय मीडिया के लिए गोदी मीडिया की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। इन सब के सब हकायक के बावजूद ये आज के हकायक हैं। आज दुनिया में जमहूरियत के लंबरदार मगरबी ममालिक नई दिल्ली में मोदी के साथ सोने और चांदी की प्लेटों में वेजिटेरियन फूड एंजॉय कर रहे हैं। क्या मोदी के हामी करप्ट क्रोनी कैपिटलिस्ट 43 करोड़ 20 लाख भारतीय मिडिल क्लास कंज्यूमर कल्चर, बॉलीवुड और IT सेक्टर ही भारत के ऐसे पर्दे हैं जिन्होंने उसके हकीकी चेहरे को दुनिया से छपा रखा है और दुनिया भी सिर्फ अपने माशी मफादात के लिए ही भारत के इस असली चेहरे को पहचानने से इनकारी है। इसी पर सवाल रखेंगे और गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो सवाल पैनल के सामने रखूंगी कि दरअसल हम कहाँ खड़े हैं, हमसाया कहाँ खड़ा है और ऐसा है क्यों। इस ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले हमने बात की G20 इजलास, भारत का किरदार और उसकी माशी तरक्की, लेकिन साथ ही साथ एक चेहरा वो है जो दिखाई नहीं देता। सवाल कुछ इस तरीके से है पैनल के लिए, 2017 का तसलसल जारी रहता तो G20 इजलास पाकिस्तान में होता। नवाज शरीफ, क्या जमहूरियत का तसलसल भारत की तरह पाकिस्तान की कमजोरियां भी ढांप देता?
हसन निसार साहब, अगर अंदर नजर डाली जाए भारत के, तो हालात और मामलात कमोबेश मिलते जुलते हैं। माफिया है, अशराफिया है, माइनॉरिटीज़ के जो हालात हैं, जो इंसानी हकूक हैं, अगर जमहूरियत का तसलसल रहता, हम बार बार इस पर बात करते हैं, तो क्या पाकिस्तान की कमजोरियां भी छुप जाती? क्या दुनिया पाकिस्तान को भी इसी तरह ट्रीट कर रही होती? नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत ना कभी थी, ना है और ना कभी होगी। जब तक जमहूर को आप एक खास तरह की तरबियत नहीं दे लेते, ये बिल्कुल शैम डेमोक्रेसी, बिल्कुल बोगस, ये एक फैशन है। बाकी आपने बहुत खूबसूरती से, गौर से सुने अब जो मैं कहने लगा हूं, आपने बहुत खूबसूरती और तफसील के साथ भारत का तारुफ कराया। हमें ऐसे ही कराना चाहिए, लेकिन ये दुनिया कहीं और बसती है, ये दुनिया किसी और तरीके से सोचती है। आप जब तारुफ करा रहे थे, मुझे बिल क्लिंटन का जो सरतापा पॉलिटिकल एनिमल, हर अमेरिकन प्रेसिडेंट पॉलिटिकल एनिमल नहीं होता, वो था, उसका दौरा याद आया। उसकी दो बातें याद आईं। पहली बात जो भुलाई नहीं जा सकती, उसने ताजमहल पे कहा कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा और दूसरे वो जिन्होंने नहीं देखा। व्हाट अ ब्यूटीफुल कमेंट। दूसरी बात सुने गौर से, और जो आपने सारा एक आटा गुंदी हिल्दी क्यों वाला एक सारा नक्शा पेश किया है ना, ये उसका जवाब दे रहा हूं। जमहूरियत क्यों? कुछ नहीं। बिल क्लिंटन ने कहा वी कैन नॉट इग्नोर इंडिया। क्यों? उसने कहा जितनी हमारी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा यहां मिडिल क्लास है। इसका मतलब जानते हो क्या है? कि हमारी पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा यहां सार्फिन बसते हैं। आयशा, आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ, मुझे पसंद नहीं थी इकोनॉमिक्स, बाप ने जबरन पढ़ाई। ये जिंदगी की आखिरी रियलिटी है, खास तौर पे इस ग्लोबल विलेज की। क्या? ग्लोबल अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा बिल्कुल उनकी मिडिल क्लास, बिल्कुल। ये है बॉटम लाइन। बाकी ये जो किस्से कहानियां, एक दर्दनाक कहानी आपने बयान की है, तो इतने रेप, तो इतने फलाना, इतने धमकाना, इनकी कोई औकात नहीं। पूरी दुनिया इसी तरह सोच रही है और पूरी दुनिया डॉलर ज़दा है। ग्लोबल विलेज की पहली और आखिरी सच्चाई वही है जो मैंने बिल क्लिंटन के हवाले से बयान की है। बाकी सब कुछ बेकार है। हसन निसार साहब, कतई कलामी की माजरत, फिर जो आपने पहली बात की जमहूर को तरबियत वाली, एक तो फिर तो वो उसका मतलब नहीं रह जाता है। और भारत में कौन सी जमहूर को तरबियत दी गई? इसका मतलब है फिर वो वाली बात। चले, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ जो आप ये माशी मंडी की बात कर रहे हैं, जो उनकी 43 करोड़ 20 लाख की मिडिल क्लास है, इसका मतलब वो जमहूर वाली बात फिर नहीं पॉइंट रह जाता। यही पॉइंट भारी है। नहीं, ये बात इसलिए भारी नहीं है कि दोनों की जमहूरियत, देखिए बात सुने, कंटिन्यूटी जिंदगी में इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। पाकिस्तान की पूरी जिंदगी में किसी एक चीज का फॉलो अप नहीं है। ट्रू। उनका वोटर हमारे वोटर से ज्यादा मैच्योर है और वो दे आर बेटर सेल्समैन। ये नेहरू फैमिली से बड़ा सेल्समैन निकला है मोदी। भले उसका बैकग्राउंड जो भी है, वो दलित है, फलाना है, टमकाना है, लेकिन याद रखें, मुझे नहीं पता आप कितनी बार गए हो, मैं 3 बार जा चुका हूं। वो लेवल और है। ठीक हो गया, जाने दें। ठीक, जो पैमाने हैं दुनिया के, किसी एक में भी आप उनके नजदीक भी नहीं हैं। ठीक है, बाकी बढ़के छड़के मारनी है, मारते रहो। चलें, ठीक हो गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। मैं रोज लिख देता हूँ 3 आपको। चलें, सही हो गया, एक पॉइंट आ गया, यानी कि एक जाविया इस गुफ्तगू का आ गया। अब सार साहब एक और एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, G20 के फोरम को देखते हैं। G20 में चीन और रूस जैसे आमराना ममालिक हैं, सऊदी अरब जैसा शाही मुल्क मौजूद है, अफ्रीकी यूनियन जैसे मार्शल, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन जैसे सियासी अदम इस्तेहकाम वाली रियासतें शामिल हैं। पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। भारत को एक तरफ रखते हैं, G20 फोरम की बात कर लेते हैं, फिर हम क्यों नहीं है वहां पर? भारत भी G20 का मेंबर है, उसको भी रखें बीच में। बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दी है G20 वाली। इसमें पूरी दुनिया की मिसाल आपके सामने आ जाती है। और चाहे दुनिया में बादशाहत हो, चाहे जमहूरियत हो, चाहे कुछ भी हो, उसी मुल्क ने G20 में वही ममालिक हैं जिन्होंने माशी तौर पे तरक्की की और 20 दुनिया की जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी मईशत ने क्यों तरक्की की है? सिर्फ एक वजह से, तसलसल।
कभी ये नहीं हुआ कि वहां एक बंदा उठ के आता है, 4 बंदे बैठ के किसी कमरे में डिसाइड करते हैं कि चलो यार एक तजर्बा करते हैं, वहां ऐसे नहीं हुआ। और मैं भारत की मिसाल इसलिए बार बार दूंगा कि भारत का और हमारा डीएनए एक है, हमारी आदतें, खसलतें, सब कुछ एक है। फ़र्क सिर्फ ये रहा कि वो आगे चला गया और हम पीछे चले गए, कि वहाँ तालीम और जमहूरियत मुसलसल रही। जो जमहूर के मेच्योरिटी की बात की है ना हसन निसार साहब ने, वहाँ मेच्योरिटी इसलिए आई कि जमहूर के पास एक आवाज़ थी। एक तो वो पहले हमसे आगे थे, अंग्रेज़ के दौर में भी वो खित्ता हमसे पहले सियासी शऊर के तौर पे आगे था। मुस्लिम लीग जो है वो उधर ढाका में बनी थी, वो इधर नहीं, पंजाब में नहीं बनी थी, जो पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो उनका पॉलिटिकल शऊर पहले ही ज़्यादा था। फिर उसके बाद जब वो नया मुल्क बना तो उन्होंने तो अपना रास्ता एक ले लिया, हम अपना रास्ता खोटा कर बैठे, वो फ़र्क है। और वाकई ये बात ठीक है कि 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो किसी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, जब वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक मिडिल क्लास, उसकी तादाद कितनी है और उसकी परचेजिंग पावर कितनी है। दूसरी चीज़ है उम्मीद। अगर आपकी मिडिल क्लास को उम्मीद नज़र आ रही हो, जो इंडिया की मिडिल क्लास को नज़र आती है, जो उनके बॉलीवुड की मूवीज़ में भी है, चाहे झूठ है, चाहे जितने भी उनके प्रॉब्लम है, वो हमारे भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आगे बढ़ने का उनको नज़र आता है कि वो पूरी दुनिया के लाडले हैं इस वक्त। और लाडले सिर्फ इस वजह से नहीं हैं कि वो हम मुसलमान हैं और हम हमारे दुश्मन हैं। इग्नोर ताइवान को भी नहीं किया जा सकता, छोटा सा मुल्क है। सिंगापुर को भी नहीं किया जा सकता, फिजी को भी नहीं किया जा सकता। आपके पास कुछ हो तो सही, हमारे पास है क्या? हमारे पास एक बहुत बड़ा सारा कशकोल है, उसके अंदर हमने क्लाशनकोफ रखी हुई है और उसके हम धमकियां देते हैं जाके कि अगर इसमें ना डाला तो ये क्लाशनकोफ जो है ये चलना शुरू हो जाएगी। ये हमारी पूरी पॉलिटिकल और इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है हमारी, इस पे हम चल रहे हैं, उस पे वो यही होना हमारे साथ जो हो रहा है। उसके अलावा क्या हो, एक बंदा खंबे पे चढ़ जाता है और कहता है मैं बिजली की तार को हाथ लगा के तो मैं खुदकुशी कर लूंगा वरना मेरे ये मुतालबात माने जाएं। ये हमारा हाल है। पूरी दुनिया में हमें ऐसा समझती पूरी दुनिया, और ये क्यों हुआ है इस पे मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे कि तुम सिर्फ वही बात करते हो। वो वैसे साहब मैं आपको कुछ नहीं भी कहती तो आप रोज ही कह देते हैं कि मैं कह रहे हैं कि मैं कहती हूँ, मैं तो कुछ कहती नहीं। फोरम आपके पास होता है तब भी आप मेरे पे डाल देते हैं। अफसार नहीं, आप करो बात। देखो ना सवाल आपको इसलिए आप पे डालता हूँ ना कि आप इस प्रोग्राम की एंकर पूरी बात कहते हैं, पूरी की पूरी बात कहते हैं जी। आप इस प्रोग्राम की एंकर हैं, आपसे मुराद आप नहीं होती, मतलब जो भी सुन रहा है और भी लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत ट्विटर पे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आपसे मुराद सिर्फ आयशा बख्श नहीं है, आप वाकई कुछ नहीं कहती, आप तो बड़े अच्छे से प्रोग्राम चलाती हैं, लेकिन आपका मतलब होता है कि जो सुनने वाले हैं वो फिर कहते हैं जी कि ये वही बात हो गई। तो बात क्या करें आप, क्यों नहीं है तसलसल हमारे यहाँ एक निजाम का? वियतनाम की एग्जाम्पल ले लें, वियतनाम में सिंगल पार्टी सिस्टम है लेकिन तसलसल है उसमें, ठीक है, तो इसीलिए वो तरक्की कर गया। जी जी जी। अशार क्या आप मुझे सुनना पसंद करेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बुनियादी सवाल ये था कि 2017 का तसलसल जारी रहता तो G20 इजलास पाकिस्तान में होता नवाज शरीफ, ये था असल में क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को पता नहीं कहाँ से क्या ले गए। तो क्या जमहूरियत का जो तसलसल है भारत की तरह पाकिस्तान की कमज़ोरियों को भी ढांप सकता है? ये है सवाल, इसका कोई जवाब अगर दे दो तो अच्छा। जी मैं इस बात छोटी सी कर देता हूँ। देखिए जो कमज़ोरियाँ ना किसी सोसाइटी की, वो जमहूरियत नहीं ढांपती। हर सोसाइटी में कमज़ोरियाँ हैं, हर सोसाइटी में। दुनिया के चंद एक ममालिक हैं जिनमें कमज़ोरियाँ कम हैं। डेनमार्क है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे है, जापान है, कुवैत है, कनाडा है, बस। इसके अलावा हर मुल्क में कमज़ोरियाँ हैं। ढांपने से मुराद होता है कि कम से कम होती जाएं, आपकी मुश्किलात कम हो, उम्मीद हो। यहाँ उम्मीद नहीं रहेगी इस मुल्क में किसी को, ये असल प्रॉब्लम है। और उसकी वजह ये, और मैं समझता हूँ कि 2017 में जो कुछ हो रहा था और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, मैं उसकी बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, और जो उम्मीद का जो होप फैक्टर था उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि शायद हम G20 के मेंबर्स होते, शायद दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमिक एजेंसीज हैं वो प्रिडिक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान 2030 में G20 का मेंबर होगा। ठीक हो गया, वो 2030 का कह रहे थे। जी बिल्कुल, पॉइंट आ गया। शहजाद साहब एक और जाविये से, जैसे हसन निसार साहब ने ऊपर बात की है कि आज की आलमी सियासत की सबसे बड़ी सच्चाई है, मैंने भी अपने इंट्रो में, नजरिया नहीं माशी और स्ट्रेटेजिक मफादात हैं। अब कल के मुस्तरद शुदा मोदी जिसको वीजे नहीं दिए जाते थे अपने मुल्क में आने के लिए, आज उसके साथ हर चीज शेयर हो रही है, वो डार्लिंग है मगरिब का। क्या बहैसियत रियासत हम इस सच्चाई को समझ पा रहे हैं? हमें इस सच्चाई का एहसास हो रहा है कि हम कहाँ हैं, कहाँ पर कमजोरियां हैं?
किस तरीके से हम अपने यहाँ उस तसलसल को ला सकते हैं? मेरा ख्याल समझना पड़ेगा, अगर समझ नहीं भी पा रहे तो समझना पड़ेगा। देखिए वो क्या है कि जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी सियाने। अब अगर ये हकीकत है और हम अपने वक्त में भी और अपने ज़माने में भी ये बात करते हैं और इसको मानते हैं कि ये एक फोक विजडम है, एक कन्वेंशनल विजडम है, तो फिर उसको जांचना चाहिए और समझना चाहिए। ये अंडरलाइंग चीज़ होती है। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी बात देखिए, हम भारत और पाकिस्तान का जो आपस में मुकाबला करते हैं ना, आपने बेशक बहुत सारी उसके अंदर बुराइयां गिनवाई और भी इसमें बहुत सारी ऐड की जा सकती हैं, लेकिन बहसीयत मजमूई इंडिया इस वक्त ज़्यादा रेलिवेंट है दुनिया के लिए और वो मुआशी तौर पर ज़्यादा रेलिवेंट है। बहुत सारी बातें इसके बारे में की गई, लेकिन पाकिस्तान को अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए ना। पाकिस्तान अगर भारत पे नज़र रखेगा सिर्फ कि भारत में ये खराबी है, तो उसको वक्त कब मिलेगा कि अपनी कमजोरियों को दूर करे? तो काम तो अपनी कमजोरियों पे करना चाहिए ना। पाकिस्तान जब भारत से नजर हटाएगा तो अपने अंदर देख पाएगा। तो ये एक ऐसी बीमारी है हमारे माशरे में और हमारे सोच वाले सिस्टम के अंदर कि हमें इसको दूर करना है और निकालना है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर, जो कि बहुत अहम सवाल है। जमहूरियत का एक उसके दो हिस्से, जमहूरियत का तसलसल बहुत अहम है। हमने किसी ना किसी निज़ाम के नीचे तो जीना है ना। कोई गवर्नेंस का निज़ाम होगा, किसी को चाइना वाला पसंद आता है, किसी को वियतनाम का पसंद है, किसी को जमहूरियत का पसंद है, जो जैसी भी जमहूरियत हो। तो तसलसल जो भी किसी भी निज़ाम का होगा, और इसमें क्योंकि हमने जमहूरियत का रास्ता चुना है, जहाँ पे भी लेके जाएगा ये रास्ता, हम उसके पीछे उसके मुसाफिर रहेंगे और हमें रहना चाहिए। यही है वो रास्ता, ये हमने वो एवेन्यू ढूंढा है जिसके थ्रू हम आगे चल के तो अपनी मंजिल पा सकेंगे। मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन एक तसलसल के साथ रहना चाहिए। आ जाए दूसरी बात के ऊपर कि क्या G20 के मेंबर होते कि ना होते? कभी ना होते। ये सियासी बयान है, ये नवाज शरीफ साहब का मुकम्मल तौर पर सियासी बयान है। मुझे बताइए कि जिस मुल्क के ऊपर कर्जा इतना हो कि उसकी सारी की सारी तनख्वाह जो है वो कर्जा अदा करने में चली जाए, तो उसके घर वाले क्या खाएंगे? पाकिस्तान के ऊपर ये बीमारी अभी से शुरू नहीं हुई। 6 खरब से 12 खरब पीपल्स पार्टी के दौर के एंड तक, 12 से 24 खरब PMLN के दौर के अंदर, 24 से 48 अभी जो तीसरी जो हमारी पार्लियामेंट खत्म हुई उसके अंदर 48 खरब के हम कर्जदार हैं। जितना पैसा हम कमाते हैं, जो हमारी आमदनी है, उससे वो सब का सब इन कर्जों को अदा करने में गुजर जाता है। हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं रह गया। जब आपके पास खाने को भी कुछ ना हो, आप सबसे पुअर और आपकी गवर्नेंस भी सबसे कमजोर हो, आपके मुल्क में इंतशार हो, आपके जो आम आदमी है, आपकी जो लिटरेसी है वो 55 से 60% कहते हैं, 50% भी मुश्किल से पूरी हो, जबकि इंडिया 75, श्रीलंका 95, नेपाल शायद उससे भी अच्छा होगा, बांग्लादेश हमसे भी बहुत आगे निकल गया। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया इन चीज़ों को देखती है, बाइंग पार्क को देखती है, आपकी मिडिल क्लास को देखती है, ये देखती है आपकी मुआशी स्ट्रेंथ क्या है। ये चीज़ें जो कि एक कौम को डिफाइन करती हैं। बदकिस्मती से इन तमाम खानों में हम इतने तनज़ली का शिकार हो गए कि अब हमारा जो अंदर खाया है वो खाली नजर आता है, और हर एक को खाली नजर आता है। पहले हम कवर चढ़ा देते थे ऊपर किसी ना किसी चीज़ का, और हम कहते थे कि ये कवर के अंदर जब नजर जाती है तो लोगों को बिल्कुल खाली नजर आता है। तो जिसका पेट खाली हो, जिसके घर दाने ना हो, उसकी बदकिस्मती से लोग कोई बात नहीं मानता, सुनता भी नहीं है उसको। तो ये आप इसके ऊपर ध्यान करें, उससे नजर हटाएं, अपने ऊपर नजर डालें, ताकि आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें। बिल्कुल दुरुस्त। अब जब कवर चढ़ाने के भी पैसे नहीं लगे इफ्तिखार साहब, ध्यान अपने पर ही है। इसीलिए ये सवाल है कि आखिर हमारे यहाँ पॉलिसीज, बहुत सी पॉलिसीज ये कहकर बनाई जाती रही, यहाँ हमसाया वैसा है, वहाँ हमसाया ऐसा है, यहाँ हमसाया ऐसा है, इससे निमटना और उससे निमटना है। मगर आज हम जब गुफ्तगू कर रहे हो, ऊपर तीनों पैनलिस्ट ने बात की, एक तसलसल वाहिद चीज़ है जिसको सब कह रहे हैं कि तसलसल की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ का तसलसल। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इकनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, मुल्क के अंदर की पॉलिसीज़ क्या होंगी। क्या रियलाइजेशन हो गई है कि हमने रेलेवेंट होना है तो कैसे होना है, या अभी भी ये बात गुफ्तगू तक है कि मैं आप बात कर लें, दैट्स इट, बात ख़त्म? हम इस सच्चाई को कभी भी नहीं समझ सकेंगे जिसका आप हमें मशवरा दे रही हैं। क्यों? ये हमारी बदकिस्मती है। जहाँ तक तसलसल का तल्लुक़ है, बिल्कुल दुरुस्त दोस्तों ने कहा कि तसलसल रहने ही नहीं दिया गया। जो असल हुक्मरान हैं वो अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, और वो समझते हैं कि वो मसाइल का हल बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का जो मसला है वो हकीकत पर मबनी भी है। आज सारी डिबेट में हमने उसका तज़किरा नहीं किया, और वो जो हुक्मरान हैं उस हकीकत को इस तरीके से आवाम में फ़रोख्त करने में कामयाब हो गए हैं
कि अवाम को अपने बुनियादी हकूक़ से उन्होंने महरूम तो कर दिया, लेकिन अवाम को ये एहसास नहीं हुआ कि वो हकूक़ से महरूम हो रहे हैं। क्या ज़रूरत थी हमको रूस को तबाह करने की? उस वक़्त हमें बताया गया कि हम रूस को इसलिए तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं कि ये हमारा दीनी फरीज़ा है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा जुर्म करेंगे। इस हद तक कहा गया, इश्तिहारात बनाए गए कि आपकी बीवियां मुश्तरका मलकियत डिक्लेयर कर दी जाएंगी। तो उस वक़्त हमें सोचना पानियों तक पहुंच जाएगा जी। हाँ, अगर यस गर्म पानियों तक रूस पहुंच जाएगा। आप मिनटें कह रहे हैं कि आ जाए। हाँ, हमें उसको सोचना चाहिए था। जब माओ ज़ेतुंग का बैज लगाना जुर्म था पाकिस्तान में और इसकी सज़ा थी, और माओ ज़ेतुंग के अक़वाल थे, उनकी छोटी किताब को यूनिवर्सिटियों में ला के ज़ेर बहस लाना आपको एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ खड़ा करने के मुताबिक करार दिया जाता था। उसको सोचना था। आज जाके आप रूस को भी कहते हो कि हमारी मदद करो, चाइना का सी पैक करके आप पागलों की तरह दीवाने हुए फिरते हो। इफ्तिखार साहब कतई कलामी, ये कतई कलामी क्या जी? फरमाइए। आप हकीकत है, बट अब इस बात को 40 साल हो गए सर, आज भी आप कह रहे हैं हम सीख नहीं रहे, तसलसल नहीं सीख रहे। क्यों नहीं चाहिए ना? नहीं सीख रहे, आज भी हम नहीं सीख रहे। आज भी हमें तसलसल आज भी दरकार नहीं है। कौन कहता नहीं है? मैं कह रहा हूँ सीख नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको भाई मैं आपको मुखातब कर रहा हूँ, आप सीख नहीं रहे। वो लोग जो सीख नहीं रहे मैं उनको मुखातब कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं मुखातब कर रहा मोहतरमा। इशू असल में ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप चाहते क्या हैं, किस किस्म की रियासत बनाना चाहते हैं? आप यही फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इंडिया का नाम भारत रखना चाहते हैं। दे हैव डिसाइडेड इट। तमाम खूबियों के साथ, इतनी बड़ी मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के साथ, इतनी माशी ताकत हासिल करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वो अपने इंडिया को भारत कहें। आप कहते हैं कि हम इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहें, बस इसी पे खड़े रहें और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना करें। गुर्बत का खात्मा ना करें, बेरोज़गारी का खात्मा ना करें, कार्टल्स का खात्मा ना करें। आपने इंडिया के कार्टल का बताया कि वो एक बहुत बदनाम किस्म का कार्टल है। सुन लो, लेकिन उन्होंने जागीरदारी का सबसे बड़ा फैसला उन्होंने जागीरदारी के खात्मे का किया। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने किया, और उन्होंने इसलिए किया कि उनको पता था कि इस अजाब से जान छुड़ा के हम आवाम को सहूलत पहुँचा सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया। हम तो जमहूरियत के तसलसल में यकीन नहीं रखते। ये जो जमहूरियत हमारी है, आज फिर कहाँ है जमहूरियत? कब से इस सूबे के अंदर एक ऐसा अमल जारी है जिसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है? ये कैसे आप वो इक़्तिसादी तरक्की हासिल कर सकते हैं? ये अब ये जो दोस्त बता रहा है 48 खरब रुपया मैंने तो नहीं खाया, मेरे पे तो नहीं लगा, मेरे स्कूलों पे नहीं लगा, मेरे कॉलेजों पे नहीं लगा, मेरी सेहत पे नहीं लगा, मेरी अच्छी ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं लगा, मेरी अच्छे शहर अपनाने के लिए नहीं लगा। तो फिर 48 खरब रुपया कौन ले गया? जब हम ये सवाल करते हैं तो फिर बहुत सारी उंगलियां जो हैं वो हमारे खिलाफ उठनी शुरू हो जाती हैं। ये है वो प्रॉब्लम। ठीक है, उस मुल्क के अंदर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका जवाब भी वो ले रहे हैं। ये कहाँ खर्चते हो? जब हम पूछते हैं कि आपने कुछ सरमायादारों को इतने अरब रुपया सब्सिडी दे, तो उसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। कहा जाता है कि ये खुफिया बात है, आपसे शेयर नहीं की जा सकती। तो जब तक आप आवाम को भरोसे में नहीं लेंगे, उनको अपनी ताकत नहीं समझेंगे, उनको तालीम नहीं देंगे और पैसे नहीं कमाएंगे, डॉलर नहीं पैदा करेंगे, तो आपका हाशिर ये रहेगा। अगर जो माशी मैदान में चीन को अमेरिका झटका दे रहा है, इसके बावजूद G20 में चीन उनके साथ बैठा है। इससे भी सीखना चाहिए। तो हम क्यों नहीं सीख पा रहे ना? फिर वही बात है, आप सब जो बातें करें, हम तो दायरों में घूम रहे हैं। सीख नहीं है हमारी किसी भी लर्निंग से। मैं तो कह रहा हूँ सीखो। कहने से थोड़ी सीखा जाता है। और कैसे? कोई इतनी अमली मिसालें आसपास मौजूद हो, हम इतने मुल्कों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कैसे किया? दुनिया के स्टेज पर जो मौजूद है। अमली मिसाल तो ये है कि उन्होंने सीखा और आगे गए। हमें सीख के आगे जाना है ना। चले, मैं एक आखिरी कमेंट हसन साहब आपसे लेती हूँ। यहाँ जितनी गुफ्तगू हुई वो ये बता रही है कि हमने दायरों का सफर जारी रखना है, तो फिर इस भंवर में तो चकरा के गिर ही सकता है इंसान, आगे कैसे जा सकता है? और गिरना कैसा होता है? पाताल में तो पड़े हो आप गिरे नहीं हो भाई, आप गहराई में जाके खड्डे में गिरे हुए हो। यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर क्रॉलिंग। खड्डे में क्रॉलिंग होती है वैसे? जीना क्या है जी?
ये कोई एम ही बस सब लगे हमारा काम है इसलिए कर रहे हैं, हम ही फजूल बातें हैं सारी। मतलब ये तो आपने एक अजीब बात कर दी। बड़ी खूबसूरत बात की है इफ्तिखार ने कि उन्होंने कहा भारत तुम लगे रहो। वो क्या आई थी करारदादे मकासद, आज डिनर पे खाना करारदादे मकासद दुनिया में। छोड़ें, ठीक है जी, चलें। अब पैनल की राय बड़े अच्छे से सामने आई है, अहम बात भी है, गुफ्तगू होती रहनी चाहिए उन मामलात और मसाइल पे, शायद किसी दिन को अमल करें। लेकिन दुनिया की स्टेज पर अपनी शनाख्त के लिए माशी पॉलिसीज़ में इस्तेहकाम और तसलसल की ज़रूरत है कि आप अपनी शनाख्त करवा सकें कि आप कौन हैं, क्यों हैं और दुनिया के स्टेज पर क्या किरदार अदा करना चाहते हैं। चारों मेहमानों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।